हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सी के लेक्चर 2 क्लास में इंट्रोडक्शन टू सी मतलब आज सी का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। मतलब आज सी का शुरुआत हो रहा है। इसको जानने और समझने के लिए जो लोग लेक्चर 1 सी का नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 अवश्य देखेंगे। लेक्चर 1 देखने के बाद अगर आप लेक्चर 2 देखते हैं तो और अच्छा से क्लियर होंगे और अच्छे से सी को हम लोग समझ पाएंगे। जैसा कि लेक्चर 1 में बताया था कि सी को पढ़ाना दोनों आसान है, मगर सी को समझना बहुत ही मुश्किल। और हम लोग इस सेशन में सी को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने पढ़ाने का नहीं बल्कि सी को समझने का कोशिश। और इस सी को समझने की कोशिश में लेक्चर 2 में सी का भी अपना कुछ कहानी है वो देखेंगे और उसके बाद इस लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक। सी इंट्रोडक्शन। जैसा कि पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोगों ने सी के बेसिक एलिमेंट्स, सी के कुछ इन्वायरमेंट्स वाले वर्ड को देखे थे। जैसे कंप्यूटर किस तरह से इंटरनली काम करता है, बातों को समझता है। जैसे लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज किस तरह से पढ़े जाते हैं, सी का लैंग्वेज या सी एक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्रामिंग क्या हुए, ये सारे एलिमेंट्स हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सी को, मतलब सी कैसे बना, सी के अपने जो कैरेक्टर सेट्स हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले 1972 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे डेनिस रिची। इन्होंने AT&T वेल्स के लेबोरेटरी में इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। एक्चुअली में वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहते थे या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते थे। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, इसके लिए हम लोगों को एक कंप्यूटर का लैंग्वेज की जानकारी होना ज़रूरी है। जब तक हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को अच्छे ढंग से नहीं जानेंगे तब तक हम कंप्यूटर पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और न ही कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो डेनिस रिची साहब चूँकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक लैंग्वेज को चुनना चाहा, सिलेक्ट करना चाहा। कहने का मतलब है कि उस ज़माने में भी डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज अवेलेबल थे जिस पर कि काम किया जाता था, जिसके थ्रू कंप्यूटर पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। चूँकि डेनिस रिची साहब एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस ज़माने के कुछ लैंग्वेज को टेस्ट किए, ट्राई किए, मगर उनको ऐसा लगा कि ये सारे लैंग्वेज में जो पहले से अवेलेबल हैं उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ त्रुटियाँ हैं। और जब पहले से लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उस लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर हम सॉफ्टवेयर के लिए करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जिस तरह का बढ़िया, जिस तरह का अच्छा बनाना चाहते हैं
शायद वो नहीं बन पाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बहुत मजबूत मकान तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए जो सीमेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो सीमेंट ही अच्छा नहीं है, मजबूत सीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीमेंट ही अच्छा नहीं है तो अब उस सीमेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर आप मकान तैयार करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मकान भी उतने अच्छे नहीं बना पाएंगे, उतने मजबूत नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपकी आवश्यकता है कि आप सबसे पहले एक मार्केट से सबसे अच्छा उत्तम क्वालिटी का सीमेंट का सिलेक्शन करें। जस्ट उसी तरह से डेनिस रीची साहब चूँकि एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की तैयारी में थे तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज का सिलेक्शन करना चाहा, लेकिन उस टाइम में जो भी लैंग्वेजेस थे वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जिसके वजह से उन्होंने ये सोचा कि क्यों न पहले एक नया और अच्छा लैंग्वेज ही डेवलप कर दिया जाए और उसके बाद उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और इस तरह से उस ज़माने में कुछ लैंग्वेज जो अच्छे माने जाते थे जैसे BCPL, ये दो लैंग्वेज उनके नज़र में उस ज़माने में अच्छे थे और इन दोनों लैंग्वेज का फीचर लेते हुए एक दो लैंग्वेज और भी थे उसके भी कुछ फीचर लिए, लेकिन मेनली रूप से B और BCPL के फीचर्स को लेते हुए और कुछ नए नए फीचर को डालते हुए C लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। C नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे फीचर्स B लैंग्वेज से लिए गए थे और B के बाद ये लैंग्वेज नया बना था। मतलब डेनिस रीची साहब B लैंग्वेज के बाद नया लैंग्वेज नए फीचर्स के साथ जो बनाए थे, इसी वजह से इस नए लैंग्वेज का नाम C रखा गया। और जब C लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका तो फिर इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मनपसंद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। और इस तरह से फिर यूनिक्स भी मार्केट में आया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यूनिक्स सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही एक्चुअली में C लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बनाया गया था। C लैंग्वेज को कहीं कहीं मदर लैंग्वेज बोला जाता है, कहीं कहीं किसी किताब में, कहीं कहीं नेट पे इसको मदर लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में आजकल जितने भी लैंग्वेज बन रहे हैं या नया नया लैंग्वेज का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, सबका बेसिक एलिमेंट, सबका थॉट, सबका कंसेप्ट कहीं न कहीं C से ही लिया गया है। सबके ग्रामर्स मैक्सिमम जो है वो सब कहीं न कहीं C को ही इंडिकेट करते हैं और इस वजह से C को मदर लैंग्वेज के रूप में भी लिखा जाता है, जाना जाता है। किसी किसी बुक में, किसी किसी जगहों पे C को मिड लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसका वजह ये है कि एक्चुअली में C ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज का काम तो होता ही है, इसके साथ ही साथ लो लेवल लैंग्वेज का भी काम होता है। कहने का मतलब है कि हाई लेवल मतलब इंग्लिश टाइप का वर्सन में इसके सिंटेक्स तो इस्तेमाल होते ही हैं, इसके अलावा असेंबली टाइप के भी, मशीन टाइप के भी सिंटेक्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके वजह से C लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहीं कहीं पर बोला जाता है। और ये था C का अपना इंट्रोडक्शन।
अब हम लोग सी की शुरुआत करेंगे, सी लैंग्वेज की शुरुआत। तो जिस तरह से हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे कि जितने भी दुनिया के लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो ह्यूमन लैंग्वेज हो, चाहे कंप्यूटर लैंग्वेज हो, या किसी भी तरह के कुछ तरह के लैंग्वेजेस, कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके सीखने का सेम तरीका होता है, सेम स्टेप्स होते हैं। और हमने पहले के लेक्चर में भी देखा था, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखा जाता है। जस्ट यहाँ पर भी हम लोग जब सी लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे, इसको जब सीखने की कोशिश करेंगे, इसको जब समझने की कोशिश करेंगे, तो जस्ट उसी तरह से जैसे हम अंग्रेज़ी सीखते और समझते हैं, उसी स्टेप को हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक? क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का मेन पर्पस ही होता है कम्युनिकेशन। मतलब अब हम लोग जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सीख रहे हैं। मतलब कि हम कंप्यूटर को कुछ कहना चाहते हैं, उसके कुछ काम करवाना चाहते हैं, और इस वजह से हम कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में जो एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर सी है। और भी कुछ लैंग्वेज हो सकता है कंप्यूटर का, जावा हो सकता है, C++ हो सकता है, कोबोल हो सकता है, पास्कल हो सकता है, मगर यहाँ पर कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में सी है। तो ये जो सी है वो एक लैंग्वेज हुआ, और जब लैंग्वेज हुआ तो फिर हम उसको उसी ढंग से सीखेंगे जैसे हम हिंदी सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं। तो हम एक इंग्लिश का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे और उसी के स्टेप को फॉलो करते हुए सी लैंग्वेज को भी सीखेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखे जाते हैं, मतलब ABCD इस तरह से। जस्ट उसी प्रकार से हम लोग सी को जब सीखेंगे तो इसको भी सबसे पहले इसका जो कैरेक्टर सेट्स होता है ना, उसको सीखेंगे। तो सी का कैरेक्टर सेट्स मतलब कि सी के प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कैरेक्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड पे जितने सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल नज़र आते हैं, ठीक है, वो सब के सब सी में सपोर्टेड है, वो सब के सब हम लोग सी में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सी में जो कैरेक्टर सेट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो कीबोर्ड पर जब हम लोग देखते हैं तो क्या क्या कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, अब उसकी बात करते हैं। फर्स्ट में हम लोग अल्फ़ाबेट्स का देखते हैं, जैसे A से Z तक के कैपिटल लेटर से देखते हैं, और उसके बाद स्मॉल a to Z तक के कैरेक्टर्स को देखते हैं। फिर सेकंड में हम लोग सी के कैरेक्टर सेट्स में देखेंगे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, ऐसे टाइटल ब्रेक देते हैं, कैरेक्टर सेट ऑफ सी। तो हो गया पहला में A to Z कैपिटल लेटर्स एंड A to Z स्मॉल लेटर्स। सेकंड में आ गया 0 to 9 डिजिट्स, और थर्ड में आ जाते हैं आपके स्पेशल सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, जिसमें आपके आ जाते हैं ये सारी चीज़ें। हैश होता है, कॉमा, सेमीकोलन, प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस देन, ETC, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स में। ये भी हम लोग कीबोर्ड पर देखते हैं, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये सब के सब हम लोग जब सी का प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सारे कैरेक्टर सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी जो आस्की कैरेक्टर सेट्स में आते हैं, मतलब आस्की कैरेक्टर्स इतना के अलावा भी होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, वो सब के सब सी में सपोर्टेड है। मतलब ऑल
सारे के सारे 256 जो आज के कैरेक्टर्स होते हैं वो सब के सब सी में सपोर्टेड है, वो सब का इस्तेमाल हम लोग सी में कर सकते हैं। इतना तो हम लोग कैरेक्टर्स जो देख रहे हैं जिसको कि हम लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी सारे कैरेक्टर्स जो और क्या क्या हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो सब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। अगले जो नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स होंगे उसमें धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ओके, सी के जो कैरेक्टर सेट्स अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, इस कैरेक्टर सेट को दो वर्गों में रखा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक पहला जो होता है उसको बोला जाता है ग्राफिकल और सेकंड को बोला जाता है नॉन ग्राफिकल। ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कैरेक्टर सेट्स अभी देखे, इन कैरेक्टर सेट्स को फर्दर दो वर्गों में रखा गया है, दो वर्गों में बांटते हैं, दो वर्गों के द्वारा उसको समझते हैं। एक को बोला जाता है ग्राफिकल और दूसरे को बोला जाता है नॉन ग्राफिकल। ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल मतलब फर्स्ट में आपके आ गए ग्राफिकल, सेकंड में आ गए आपके नॉन ग्राफिकल। ग्राफिकल कैरेक्टर्स उनको बोला जाता है जिनको कि हम लोग प्रोग्राम के रन करने के बाद आउटपुट के रूप में देख सकते हो। ABCD 0 1 2 और स्पेशल सिंबल्स ये सारे के सारे ग्राफिकल हैं जिसको कि आउटपुट के रूप में हम डिस्प्ले करा सकते हैं, मॉनिटर पर वो दिखाई देते हैं। मगर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आउटपुट के रूप में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो कैरेक्टर दिखाई नहीं देते बल्कि उनके स्क्रीन पे एक्टिविटीज़ होते हैं, कर्सर को इधर से उधर करने का या अदर टाइप का। तो वैसे कैरेक्टर्स जो आउटपुटिंग के बाद डिस्प्ले नहीं हो बल्कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ डिस्प्ले हो, वैसे कैरेक्टर्स को बोला जाता है नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। और जो नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर एक्चुअली में दो कैरेक्टर का मिल करके बना हुआ होता है। एक कैरेक्टर होता है आपका उसमें बैकस्लैश और दूसरा कैरेक्टर अदर्स कैरेक्टर्स होते हैं। ये दोनों को मिल करके एक सिंगल कैरेक्टर बनता है और ये कुछ एक्टिविटीज़ को करता है और इस कैरेक्टर्स को एस्केप सीक्वेंस भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं और उसमें से कुछ डिस्प्ले होते हैं और कुछ डिस्प्ले नहीं होते। जो डिस्प्ले नहीं होते उनको नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर बोला जाता है और जो डिस्प्ले होते हैं उनको ग्राफिकल कैरेक्टर्स बोले जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफिकल कैरेक्टर्स और कुछ नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। तो ग्राफिकल कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल में वो सब आ जाते हैं, जैसे आप पे आ जाते हैं A आ जाता है, B आ जाता है, 0 आ जाता है, Z आ जाता है, ये सारे चीज़ें हैश आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स में, ETC ये सब आपका, ठीक है। ये सब के सब कैरेक्टर्स जो हैं वो सब ग्राफिकल में आ जाते हैं। नॉन ग्राफिकल में जो कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे ये सारी चीज़ें /A, स्लैश के साथ A। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये अलार्म को बताता है, कहने का मतलब बिप का एक आवाज़ देता है, ठीक। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले नहीं हुआ बल्कि इसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी, एक अलार्म की तरह आवाज़ दी, तो ये कैरेक्टर आपके हो जाएंगे नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। मतलब ये हो गया ऑडिबल बिप के लिए, है ना। कहीं कहीं पर इसको अलार्म भी बोला जाता है,
इस तरह से। इसी तरह से सेकंड में आप देखते हैं ये स्लैश बी जो कैरेक्टर होंगे ये बैक स्पेस का काम करता है। जैसे कीबोर्ड पर हम लोग देखते हैं एक बटन होते हैं, एक डेल होता है, एक बैक स्पेस होता है। बैक स्पेस में क्या होते हैं कि कर्सर पीछे की तरफ आता है, लेटर को पीछे की तरफ मिटाता है, डेल में आगे की तरफ मिटाता है। तो ये वही काम करेगा। जब इस कैरेक्टर को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो ये कर्सर को पीछे की ओर लाता है, बैक स्पेस का काम करता है। तो हो गया ये ऑडिबल बिप के लिए हो गया, ये हो गया आपका बैक स्पेस के लिए। तीसरा है आपका नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर में, जिसको कि हम लोग /n के रूप में जानेंगे। /n हो गया न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन मतलब लाइन ब्रेक। कहने का मतलब है कि मॉनिटर पर कर्सर कहीं भी हो, अगर /n को हम प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में, रिजल्ट में कर्सर हमेशा उसके नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग पे नज़र आएगा। मतलब कहीं पर भी किसी भी लाइन में कर्सर हो, वो तुरंत उछलकर जंप कर करके नए लाइन के बिगनिंग में चला आता है। इसी वजह से ये न्यू लाइन का कैरेक्टर कहलाता है। ये भी आपके नॉन ग्राफिकल में ही आते हैं। इसी तरह से /r इसको बोला जाता है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है क्या कि आप देखते होंगे कीबोर्ड पर एक बटन होता है जिसका नाम होता है होम की। होम की क्या करता है कि अगर MS वर्ड वगैरह में टाइप आप कर रहे हैं, होम की को प्रेस करते हैं तो कर्सर फिर क्या होता है, जंप कर करके लाइन के बिगिनिंग पर लेकर चला आता है। /r भी वही काम करता है। कहीं पर भी कर्सर लाइन पे होता है तो उस लाइन के बिगिनिंग पे इस कर्सर को ले आने का काम करता है। तो ये हो गया आपका कैरेज रिटर्न। ये कैरेज रिटर्न हो गया। कैरेज रिटर्न के बाद नेक्स्ट जो आते हैं कैरेक्टर्स, नेक्स्ट कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे ये हो गया /f भी एक होता है जिसको बोला जाता है फॉर्म फीड, और ये भी इसी तरह से काम करता है। जब हम लोग इसको प्रिंट आउट करवाते हैं तो आपका कर्सर नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लोकेशन पे चले जाते हैं। जैसे पेज अप पेज डाउन करते हैं तो पेज अप करते हैं या पेज डाउन करते हैं, तो उसी तरह से बटन की तरह ये भी क्या करता है कि नेक्स्ट पेज के फर्स्ट है ना पॉइंट पर इसका कर्सर चला जाता है और ये आपको फॉर्म फीड कहलाता है। नेक्स्ट /t जो हॉरिजॉन्टल टैब का काम करता है। कहने का मतलब है कि जब हम कीबोर्ड के बटन टैब को प्रेस करते हैं तो जैसे ही हम लोग टैब को प्रेस करते हैं आप देखेंगे MS वर्ड वगैरह में कि वो कर्सर जो होता है जो किसी लाइन पे रहता है वो कुछ स्पेस आगे बढ़ जाते हैं, वर्टिकली मूव कर जाता है, जंप कर जाता है। वो काम यहाँ पर C में हम /t नाम के कैरेक्टर से करवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल टैब। और इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं /v जिसको बोला जाता है वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब का मतलब कि ये नीचे की ओर कर्सर को ले जाता है। इसका इस टैब का काम होता है कि एक ही लाइन पे आगे नहीं बल्कि नेक्स्ट आगे कर्सर को दूसरे तीसरे है ना लाइन पे कर्सर को भेजना। कहने का मतलब है कि ये वर्टिकली जंप कराता है और ये ठीक है हॉरिजॉन्टली जंप कराते हैं। तो इतने सारे जो हम लोग जो देख रहे हैं वो है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, मतलब नॉन
graphical characters /b/t, और इस सारे कैरेक्टर्स को हम लोग स्केप सीक्वेंस ही बोलते हैं, क्योंकि स्केप सीक्वेंस वैसे कैरेक्टर को बोला जाता है जो दो कैरेक्टर को कंबाइन करके बनता है, एक स्लैश और दूसरा अदर्स कैरेक्टर्स। क्लियर? ठीक। इसके अलावा भी कुछ स्केप सीक्वेंसेस हैं। अब देखते हैं अदर्स कैरेक्टर्स में। स्लैश सिंगल कोट, इसी तरह से स्लैश डबल कोट, फिर इसके बाद स्लैश क्वेश्चन मार्क, फिर स्लैश। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट होने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से ये सारे कैरेक्टर को स्लैश के साथ प्रिंट कराया जाता है, और ये कहलाते हैं /0, जो कि नल कैरेक्टर होता है। और इस तरह से हम लोग इतने सारे स्केप सीक्वेंस के बारे में आज सीखे। कहने का मतलब है कि आज कैरेक्टर सेट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को देखें। डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स में 256 आज के कैरेक्टर्स से सब शामिल हैं, और उसमें से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ग्राफिकल होते हैं, कुछ नॉन ग्राफिकल होते हैं। मतलब जो टोटल कैरेक्टर्स जो हम लोग सी में पढ़ेंगे उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक ग्राफिकल हो गया, दूसरा नॉन ग्राफिकल हो गया। ग्राफिकल वैसे कैरेक्टर्स हो गए जिसको आउटपुट देने के बाद मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। नॉन ग्राफिकल वैसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आउटपुट करने के बाद डिस्प्ले नहीं होते, वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाते हैं। जो कैरेक्टर्स दो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं उसको स्केप सीक्वेंस बोले जाते हैं। और स्केप सीक्वेंस में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स नॉन ग्राफिकल होते हैं जो डिस्प्ले नहीं होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो डिस्प्ले होते हैं। जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोगों को डिस्प्ले कराने के लिए, ये कैरेक्टर तो डिस्प्ले नहीं होता, मगर ये सब कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए बैकस्लैश कैरेक्टर के साथ इंक्लूड करके आउटपुट लिए जाते हैं। तो ये था सी का अपना कैरेक्टर सेट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखें कि सी का अपना इंट्रोडक्शन क्या है, और सी के कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, और सी के कितने प्रकार के कैरेक्टर सेट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे, मतलब कि टोकन बनाना, और उसके टाइप सीखेंगे। ओके, थैंक यू।